हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास का एसएसटी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, इससे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन सारा बता दिया था। लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन 30 से है, इससे पहले 29 तक मैं बता चुका हूँ। 30 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के सामने प्रमुख चुनौती कौन कौन सी थी और उनका सामना उन्होंने किस प्रकार किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है सो आपको पूछेगा ही। ये आपका पोल साइंस में 25 नंबर पेज पर जो है सो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें मेन आपको जो संविधान सभा के सामने में जो चुनौती थी, मुख्य चुनौती थी कि भारत के सभी नागरिकों को किस प्रकार एकता के सूत्र में हम बांधें, क्योंकि भारत में जो है सो विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते थे, विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते थे और जो है सो यहाँ पे जो है सो इतने धर्म थे जो विश्व में कहीं भी भारत के अलावा नहीं थे। उसके बाद यहाँ पे जो है सो दूसरी बड़ी चुनौती थी कि रियासतों को कैसे मिलाया जाए। रियासत उस समय में 565 जो है सो रियासतें थी जहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था और इस रियासतों को जो है सो किस प्रकार मिलाया जाए, ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि जब ब्रिटिश भारत पे जो है सो आपका अधिकार जो है सो किया, तो उस समय में भारत को दो भाग में बांट दिया। एक को बोला गया ब्रिटिश भारत और एक को बोला गया रियासतें। ब्रिटिश भारत पर सीधे तौर पर अंग्रेज शासन करते थे और रियासतें पर राजा जो है सो शासन करता था। तो इस प्रकार जो है सो जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी यही चुनौती थी कि जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने रियासतों को जो है सो बोल दिया कि आपको भारत में मिलना हो तो आप भारत में मिल सकते हैं, आपको यदि पाकिस्तान में मिलना हो तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, आप यदि स्वतंत्र देश बनाकर रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र देश बनाकर आ सकते हैं। जिसके कारण रियासतें जो है सो मिलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि मैं भारत में मिल जाऊंगा, जो आज हमारा साज बाज स्वतंत्रता है वो छिन जाएगी। इसीलिए ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी कि रियासतों को किस प्रकार भारत में मिलाया जाए। लेकिन अंत में जो है सो वल्लभ भाई पटेल के योगदान के कारण जो है सो रियासतें भी जो है सो मिल गई। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक विकास की, कि भारत का जो है सो आर्थिक विकास किस प्रकार होगा। क्योंकि जब अंग्रेज चले गए तो जाते जाते जितने हो सका सारे उद्योग की ढांचा को बर्बाद करते हुए गए और भारत की स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन विभाजन के कारण जो है सो बहुत ज़्यादा हिंसात्मक जैसी घटनाएं जो है सो घटी। लेकिन भारत ने इन सब को जो है सो बहुत ही बखूबी से सामना किया और अंत में जो आज का भारत आप देखते हैं, ये भारत जो है सो उस समय के संविधान निर्माताओं की जो है सो मुख्य बुद्धिमानी के कारण जो है सो नियम कानून इस हिसाब से बनाया गया, जिसके कारण जो है सो भारत को एकता के सूत्र में भी बांध दिया गया, सारे रियासतों को भी भारत में मिला लिया गया और अर्थव्यवस्था को भी जो है सो अच्छा कर दिया गया। इस प्रकार जो है सो इस क्वेश्चन का जो जवाब था कि भारतीय संविधान के सभा के सामने में प्रमुख चुनौती कौन कौन सी थी और उनका सामना उन्होंने किस प्रकार किया। तो इसमें चुनौती में आप सबसे पहला चुनौती क्या लिखेंगे? सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधना। दूसरी चुनौती जो है सो आप क्या लिखेंगे? दूसरी चुनौती आप लिखेंगे रियासतों को मिलाना। तीसरी चुनौती आप क्या लिखेंगे? आर्थिक विकास करना। और इस चुनौतियों का जो सामना भारत ने किया, सबसे पहले एकता के सूत्र में बांधने के लिए भारत ने सभी नागरिकों के लिए ऐसा संविधान तैयार किया कि कोई भी नागरिक इससे जो है सो आपको यानी विरोध में आवाज़ नहीं उठा सकता है। सभी जितने भी दलित या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोग थे, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा नियम कानून बनाया गया।
जो भेदभावपूर्ण व्यवहार समाज में था उसको ख़त्म किया गया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सभी जगह सीट आरक्षित की गई और इस प्रकार एकता के सूत्र में बांध दिया गया। वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। खास करके जो हैदराबाद रियासत थी उनको जो है सो भारत के संग में मिलाने में, क्योंकि उनका नवाब जो है सो इसमें मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के बुद्धिमानी के कारण अंत में हैदराबाद की रियासत भी भारतीय संघ में मिल गई। इस प्रकार जो है सो आप रियासत के बारे में आप जो है सो लिखेंगे। उसके बाद आर्थिक विकास के लिए भारत ने प्रमुख पंचवर्षीय योजना शुरू किया। प्रमुख पंचवर्षीय योजना के लिए जो है सो प्लान बनाया। जैसे पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 था, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 था, उसके बाद 61 से 66 था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है सो आर्थिक विकास के लिए कृषि पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया। दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया। इस प्रकार जो है सो आर्थिक विकास धीरे धीरे प्रगति की और आज आप देख सकते हैं भारत की आर्थिक विकास बहुत बेहतर हो चुका है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब आप लिखेंगे। उसी का अथवा वाले क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। कथन के आलोक में भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित मूल्यों का आप वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आप जवाब लिखेंगे, इस क्वेश्चन का मुख्यतया जवाब जो है सो आपको लिखना है कि जो आपका भारतीय संविधान है उसके उद्देशिका में पहले वर्णन क्या किया गया है। यदि आप उद्देशिका के बारे में आप वर्णन समझ जाएंगे तो उसके बाद आप इसका जवाब जो है सो बखूबी से आप लिख सकते हैं। ये पेज नंबर 31 पे जो है सो आपका मिल जाएगा कि भारत के उद्देशिका में वर्णन किया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि अब हमारे ऊपर किसी का बस नहीं है, हम अब स्वतंत्र हैं, अब हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात भारत के संविधान में उद्देशिका में जो वर्णन किया गया है, ये सारे जितने भी इसमें वर्णन किया गया है, सारे भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए जो है सो वर्णन किया गया है। और इसीलिए भारत के जो उद्देशिका होता है, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, ये जो है सो आपको आत्मा कहलाता है। और इसमें जो है सो मुख्यतया जो भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक की बात की गई है, वो जो है सो मुख्यतया प्रस्तावना के आत्मा को जो है सो और जो है सो महत्व को बढ़ाता है। इसमें आपका जो लिखा गया है कि संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने
संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ जो है सो करते हैं। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले का मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसलिए जो उद्देश्य का है उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि इसमें हम सरकार के अच्छे बुरे का फैसला हम जो है सो लगा सकते हैं। कौन कानून, कौन फैसला अच्छा है या बुरा है, यह जो है सो सरकार के फैसले का मूल्यांकन और परीक्षण का मानक भी करता है। इसलिए भारतीय संविधान को जो है सो आत्मा जो है सो कहा गया है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के उद्देशिका में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। कथन के आलोक में भारतीय संविधान की उद्देशिका का वर्णन कीजिए। ये अभी जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ वो हूबहू वही जवाब आपको इसमें लिखना है कि उद्देशिका में क्या सब वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाले विभिन्न ऋतुओं पर एक संक्षिप्त जो है सो नोट लिखना है कि भारत में जो है सो पाए जाने वाले विभिन्न ऋतु कौन सब है। तो आपको पता है कि भारत में जो ऋतुओं की संख्या है वो शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, उसके बाद जो है सो आपका शरद ऋतु है, उसके बाद जो है सो आपका इसमें सबसे पहला भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। यह शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधता के साथ मानसून के आगमन और वापसी का काल। शीत ऋतु, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में ये जो है सो दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंड महीने होती है और तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। बस इतना आपको जो है सो शीत ऋतु में आपको लिखना है। ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। उसके बाद मानसून का आगमन और मानसून का लौटना। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्री के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है। चूँकि ये पवनें गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ ही इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है और ये पवनें तीव्र होती हुई 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हुई सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसून पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने तक पहुंच जाती है। और कहा जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है और मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवन मुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और इस प्रकार जो है सो मानसून के आगमन में इतना आप जो है सो लिखेंगे। मानसून की वापसी अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ
सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेता है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाती है और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगती है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है और अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ तथा तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रात ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होती है। इसमें इतना आप लिख देंगे काफ़ी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों का उल्लेख करते हुए फ्रांसीसी क्रांति में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। अब मैं 31 तक जो क्वेश्चन बताया हूँ, 4 क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है सो था। इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप 2-4 बार जो है सो सुन लेना। उसके बाद जो है सो बोलने की कोशिश पहले करना। उसके बाद जो है सो 100% मेरा विश्वास है कि आप जो है सो एग्जामिनेशन में लिख कर आओगे। उसके बाद जो ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है बना के लाऊंगा। और यदि किसी भी प्रकार का आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और फिर से मैं ये क्वेश्चन को जो है सो बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का जो है सो कोशिश करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको पेज नंबर भी जो है सो बताते हुए जो है सो गया हूँ। यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप जो है सो ये किताब भी उल्टा के आप देख सकते हैं। और इस प्रकार जो है सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो है सो आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।